तो हेलो दोस्तों, आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया होने वाली है। और इस सीरीज में हमें बताया जाएगा मार्शल वर्ल्ड पूरी तरीके से खत्म होने वाला था और पूरी तरीके से दुश्मनों का हमला हो चुका था मार्शल वर्ल्ड के ऊपर, जो हर एक कल्टीवेटर को खत्म कर देना चाह रहे थे। जब यहाँ पर जो लोग अच्छाई का साथ देते हैं और बुराई के खिलाफ लड़ते थे तो उनका खात्मा होने वाला था। तब आया एक स्वर्ण, कोई इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने अकेले अपने स्वर्ण की मदद से जितने भी दुश्मन थे उन सभी को धूल चटा दिया होता है। उसने सारे दुश्मनों का खात्मा किया और उसकी स्वर्ण कोई मामूली स्वर्ण नहीं थी, ऐसी वो स्वर्ण थी जिसके सामने कोई टिक ही नहीं पाया, जिस वजह से दुनिया ने उस स्वर्ण को खिताब दिया स्वर्ण मास्टर का। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जो लोग अच्छाई का साथ देते थे उनके अंदर भी लालच आ गई दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने की। तो इस वजह से मार्शल वर्ल्ड वापस से खतरे में आ चुका था और अब ऐसा कोई भी नहीं था कि मार्शल वर्ल्ड को दोबारा से बचा सके। तब हमारे हीरो की यहाँ पे होगी एंट्री, इसके ऊपर जिम्मेदारी होगी उसको मार्शल वर्ल्ड को बचाना है और अच्छाई का साथ देना है और अच्छे लोगों को बचाना है और बुराई का पूरी तरीके से खात्मा करना है। तो इस चीज में उसको पहले उसके जैसा काबिल बनना पड़ेगा और उसको ऐसा स्वर्डमैन बनना पड़ेगा जैसे कि पहले वाले स्वर्डमैन ने दुनिया को बचाया था। और किस्मत हमारे हीरो के साथ ऐसा खेल खेलती है कि उसको उसी स्वर्डमैन की स्वर्ण मिल जाती है और उसकी पावर भी मिल चुकी थी। इस वजह से स्वर्डमैन ने पहले दुनिया में बुराई का खात्मा किया था। तो अब यहाँ पर हमारे हीरो की जिम्मेदारी होगी कि वो उसी स्वर्ण की मदद से जो उसको जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी तरीके से निभाए। और सीरीज के अंदर हमें इस हीरो की नई जर्नी दिखाई जाएगी, जो कि जर्नी होगी मार्शल वर्ल्ड को बचाने की। क्या हमारा हीरो इस जर्नी को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस जर्नी में उसको कितने खतरों का मुकाबला करना पड़ेगा, यही हमें इस सीरीज में बताया जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है। तो सीरीज के स्टार्टिंग में हमें करीब कुछ टाइम पहले कंट्रो बताया जाता है। आज से करीब 13 साल पहले वो उन कल्ट के लोग की नॉर्थ साइड में रहते थे, उन लोगों को जो साउथ साइड के लोग थे, जो कि वहाँ के कल्टीवेटर थे, वहाँ के सेट थे, उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। वो लोग पूरी जगह पर अपना कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। तो फिर इस लड़ाई में कई सारे मास्टर लोगों की जान चली जाती, अनगिनत लोग मारे गए। जब पूरा साउथ साइड खत्म हो चुका था तब आया एक स्वर्ण, जिसका नाम ह्यून जिनसन। उसने अपनी स्वर्ण की मदद से जितने भी इन कल्ट वाले लोग थे उन सभी लोगों के साथ फाइट किया और ऐसा उनको खत्म किया कि उनका नामो निशान दुनिया से ही मिट गया। अपने बहादुरी और अपने ताकत के बलबूते पे उसने सभी दुश्मनों का खात्मा किया और फिर लेकर आया दुनिया में एक शांति। तो इस वजह से लोग उस जिनियू को स्वर्ण मास्टर के नाम से पुकारने लगे। जब दुश्मनों का खात्मा हुआ तो उसके बाद चांद फैंग सेक्ट वालों को जिम्मेदारी दी गई थी और जो सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले सेक्ट हैं उनका ख्याल रखे और मार्शल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करे, ताकि कभी भी कोई भी दुश्मन आकर इन सेक्ट के ऊपर हमला ना कर सके, इन्हें खत्म ना कर सके। चांद फैंग सेक्ट कई साल तक की तो जिम्मेदारी उठाई, उनके अंदर भी लालच आ गया और वो बाकी सेक्ट के जुल्म ढाने लग गए। तो इस वजह से नतीजा ये निकल के आया, अब मार्शल वर्ल्ड जहाँ पे लोग सोच रहे थे इन्होंने हमें शांति दिलाई, वहाँ पर वही पुराना हाल हो गया जैसा कि पहले हुआ करता था। तो लोग यहाँ पे अभी भी मर रहे हैं, वो भी सिर्फ लालच की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पे दोबारा से शांति बनानी पड़ेगी। तो ये शांति कौन बनाएगा इसके बारे में कोई खबर नहीं है। जिसके बाद हम एक छोटे से गांव का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक मास्टर था जो कि अपने एक छोटे से डिसाइपल के साथ टेम्पल के अंदर आया था। वो वहाँ पे आके चुप जाता है और वो जो डिसाइपल था उसका नाम था चैंड्रा और यही होने वाला हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर। वो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर वो लोग कौन है और वो लोग हमारे ऊपर हमला क्यों करना चाहते हैं, हमने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है ना। तो चांद रैंक का मास्टर कहता है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये लो तुम मेरी स्वर्ण, ये कोई मामूली स्वर्ण नहीं है, ये बहुत ही खास स्वर्ण है, तो इसको तुम संभाल के रखना और जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर आने की कोई जरूरत नहीं, बाहर जो भी दुश्मन है मैं उनसे लड़के आता हूँ। इसके बाद वो मास्टर चांद रैंक को अपनी स्वर्ण की जिम्मेदारी देकर बाहर आ जाता ताकि वह दुश्मनों का खात्मा कर सके, वरना तो दुश्मन चांद रैंक के ऊपर हमला करके उसकी जान ले सकते हैं। जिसके बाद जैसे ही मास्टर बाहर निकल के आया हुआ था, जितने भी दुश्मन थे वो लोग कहने लग जाते हैं, मास्टर वो स्वर्ण का, मुझे वो स्वर्ण चाहिए, मुझे तेरी स्वर्ण चाहिए, तूने उसे कहाँ छिपा दिया। लेकिन मास्टर कहता है, तुम लोगों को वो स्वर्ण कभी नहीं दूंगा और अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो ढूंढ के दिखाओ। तो ये सुनकर जितने भी बदमाश लोग वहाँ पे आए थे वो चांद रैंक के मास्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो मास्टर भी यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए
उनके साथ फाइट करते हैं और कई लोगों को वो बहुत अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा, लेकिन वो तो अकेला था और उसके सामने काफी ज्यादा लोग थे जो कि इधर उधर से मास्टर के ऊपर अटैक कर रहे। वो सभी दुश्मनों को मार तो गिराता है, लेकिन आखिरकार उसको भी बहुत ही ज्यादा भयंकर अटैक लग गया। तो ये देखकर जान भागते हुए अपने मास्टर के पास आता है और उसने वही बड़ी वाली और खतरनाक स्वॉर्ड को लिए हुए वो अपने मास्टर को देख बहुत ही ज्यादा रो रहा था और वो कहता है वैसे भी मैं तो एक अनाथ था, ना तो मेरे पेरेंट्स का कोई अता पता है, तो उसके बाद बचपन से आपने मुझे संभाला था, लेकिन अब आप भी तो मुझे छोड़कर जा रहे हो, मेरा इस दुनिया में कौन रहे। तो उसका मास्टर उससे माफी मांगता है, माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाया, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये स्वॉर्ड कभी भी किसी गलत इंसान के हाथ नहीं लगनी चाहिए और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है और तुम आगे चल बहुत ही काबिल स्वॉर्डमैन बनोगे जो दुनिया में सच्चाई की जीत दिलाए। तो इतना कहने के बाद मास्टर की जान वहाँ पे चली गई थी। तो ये देखकर जान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसको तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, वो कैसे इतनी बड़ी जिंदगी अकेले काटेगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार, वो सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को एक पत्थर के नीचे छुपा देता है और जान वहाँ से पास के गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो कहता है मास्टर मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आपने मुझसे उम्मीद लगाई है ना कि मैं एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्डमैन बनकर दिखाऊं, तो मैं बिल्कुल आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। आपने जो भी मुझे स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई है ना, मैं उन सभी में मास्टरी हासिल करूंगा, दुनिया में शांति बनाए रखूंगा और सभी दुश्मनों को मैं उनकी औकात दिखा दूंगा और आप जहाँ पे भी होंगे आपको मुझ पे गर्व होगा, मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा। जिसके बाद करीब 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम यान रैंक को देखते हैं। वो कुछ लकड़ियाँ काट रहा था और अब यहाँ पे यान रैंक काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो इसी छोटे से गांव में रहता है और लकड़ियाँ काटने का काम करता है और वहाँ पे कुछ बंदे बैठे थे जो कि आपस में बात कर रहे कि तुमने सुना है ब्लेड सेक्ट के मास्टर जान जियो ने ही मोयन कल्ट वाले लोगों को हराया। तो लोग ऐसा कहते हैं और सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात की वजह से ना ब्लेड सेक्ट के जितने भी बंदे हैं ना, वो लोग अपने आप को बहुत ही महान समझने लग गए हैं। हम जैसे स्वॉर्डमैन लोगों के सामने कोई वैल्यू ही नहीं, हमको वो लोग काफी ज्यादा करीब समझते हैं, लेकिन हम भी कोई मामूली स्वॉर्डमैन नहीं, हमने काफी मेहनत कर स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक सीखी, तो हमें कोई कैसे नीचा दिखा सकता है। तो ये सुनकर वहाँ पे यान रंग आ जाता है जो उनसे कहने लग जाता है अच्छा तो तुम भी बहुत ही अच्छे स्वॉर्डमैन और किसी को भी स्वॉर्ड टेक्निक की मदद करा दोगे, तो मैं ना यहाँ पे तुम्हारे स्वॉर्ड टेक्निक को टेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे दिखाओ कि कैसे स्वॉर्डमैन टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। ये सुनकर वो बंदे लोग कहने लग जाते हैं तू अपनी मौत मांग रहा, हम लोगों के सामने तू टिक नहीं पाया, तू तो मरना ही चाहता है, तो ठीक है तेरी ख्वाहिश पूरी की जाए। एक लकड़ी काटने वाला अपने आप को कोई महान स्वॉर्डमैन समझता है। तो ये सुन जान रैंक जो वो यहाँ पे सभी के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक करते सभी को उठा के फेंके जा रहा था। वो कहता है क्यों क्या हुआ, डर गए ना, बड़े आए स्वॉर्डमैन कहने वाले, तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। और ये देखकर बाकी के जो लोग थे वो काफी ज्यादा भड़क जाते, तू तो सिर्फ एक लकड़ी काटने वाला, तू हमारे ऊपर हुक्म चला रहा है, तू आज जरूर मरेगा, तुझे आज हम जिंदा नहीं छोड़ने वाले। तो सभी लोग मिल जान रैंक के ऊपर अटैक करने लग गए, लेकिन जान रैंक यहाँ फाइट तो करता है, लेकिन वो कह रहा था अरे यार मैंने तो यहाँ बाजार के बीच ही बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब मेरे उस ओल्डमैन जू को इसके बारे में पता चला ना कि मैं बाजार में झगड़ा कर रहा, तो वो मुझे 1 साल तक के लिए कपड़े धोने में लगाएगा, तो इसीलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो सभी से कहता है देखो मैं यहाँ पे तुम लोगों को दिखा रहा एक कमाल की स्वॉर्ड टेक्निक, तो जरा ध्यान से देख। इसके बाद वो अपनी हेवन स्वॉर्ड टेक्निक इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन ये कोई खास टेक्निक नहीं थी, बल्कि उसके भागने का तरीका। उसने वहाँ पे धुआं उड़ा दिया और धुआं उड़ाने के बाद वो चुपचाप वहाँ से भाग चुका था, जो देखकर बाकी लोग उसके पीछे पड़ जाते कि तू हम उंगली करके जिंदा बच जाएगा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो वो लोग यान रैंक को मारने के लिए उसके पीछे पड़ चुके। और दूसरी तरफ हम ओल्डमैन जू को देखते हैं, जो कि कुछ टाइम पहले यान रैंक को याद कर वो आराम से बैठ मछलियाँ पकड़ रहा था। तभी वहाँ पर एक बाज आता है तो उसकी टोपी उड़ाकर दूर फेंक देता है। तो ओल्डमैन जू यहाँ पे कह रहा था कि आखिरकार तुम हो और अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर खड़े होकर बात कर, ऐसे चुपचाप से कौन बात करता है। तब वहाँ पे एक लड़की है जिसने सीधा का सीधा ओल्डमैन जू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो ओल्डमैन जू कहता है मैं कई सालों से यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठा, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं गया, तो मुझे याद भी नहीं कि मेरा कौन सा दुश्मन आ गया जो कि मुझे मारना चाहता है, ऐसे भी बताओ तुम हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानती। वो लड़की कहती ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत कर, और मुझे पता है कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो और जो चीज मुझे
मुझे चाहिए ना वो चीज लेने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ और फटाफट मुझे वो चीज दे दो वरना तुम मरोगे। तो वो यहाँ पर अपने स्वर्ण की मदद ओल्डमैन जू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है। और ओल्डमैन जू जो है वो काफी कमाल एक स्वॉर्डमैन मास्टर है और वो अपने डिसेबल स्वर्ण की टेक्निक सिखाने का काम करता है। लेकिन वो जो लड़की थी वो यहाँ पे इससे भी ज्यादा कमाल की लग रही, न जाने उसके पास किस तरह की टेक्निक, बड़ी कमाल की टेक्निक होती है और आराम से वो यहाँ ओल्डमैन के ऊपर अटैक कर रही थी। तो इसकी टेक्निक को देखकर ओल्डमैन यहाँ पे कहने लग जाता है, अच्छा ये तो स्टार वेविंग स्वॉर्ड टेक्निक और ये टेक्निक खास कर ब्लेड सेक्ट वाले ही इस्तेमाल करते हैं। तो क्या तुम कोई ब्लेड सेक्ट से हो? और अगर तुम ब्लेड सेक्ट से हो तो यहाँ पर आने का तुम्हारा मकसद क्या है? तो वैसे भी तुम यहाँ पे आई क्यों? तो ये सुनकर वो लड़की कहती है, हाँ मैं बिल्कुल एक ब्लेड सेक्ट की कमांडर हूँ और मुझे ब्लेड सेक्ट के मास्टर जान जियो ने यहाँ पे भेजा क्योंकि हमारे ब्लेड सेक्ट के एक खास लेटर तुम्हारे पास है। तो वही लेटर लेने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो इज्जत से उस लेटर को हमारे हवाले कर वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तो ये सुनकर वो ओल्डमैन कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे माफ करना, तुम्हें ये चीज बिल्कुल नहीं मिलने वाली और मैं तुम्हें वो लेटर किसी भी हालत में नहीं दूंगा। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की से भिड़ जाता है। तो वहीं पे जान रैंग जो वो अभी उन बदमाशों से बचने की कोशिश कर रहा था, वो बदमाश उसके पीछे पड़ चुके थे और उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। तो जान रैंग कहता है, पकड़ो पकड़ो, हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। तो फिर देखते देखते वो सारे के सारे लोगों जान रैंग को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर पाते तभी वहाँ का मौसम बदलने लग जाता है। काले बादल गिर चुके थे और किसी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। ये अचानक से धूप में बरसात कहाँ से आ गई, जिसके बाद देखते देखते उन बादलों के अंदर से एक अजीब सा ऑरा बाहर निकलने लग गया था और वो ऑरा बाहर निकल रहा था और उस ऑरा को देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे। और ऑरा के अंदर से किसी तरह की शैडो फिगर बाहर निकल के आती और जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो वो शैडो फिगर सभी के ऊपर अटैक करती तो ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे लोग मारे जा रहे थे। तो उनमें से एक शैडो फिगर जान रैंग के ऊपर अटैक करती, लेकिन उससे होता कि जान रैंग को कुछ होता ही नहीं बल्कि शैडो फिगर ही खत्म हो जाती। बल्कि शैडो फिगर ने यहाँ पे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन जान रैंग से टकरा शैडो फिगर ही खत्म हो गई। और वो जो ओल्डमैन उसको भी उस शैडो फिगर ने चारों तरफ से घेर लिया और उसके ऊपर वो अटैक कर रही होती है। ओल्डमैन खुद को बचाने की कोशिश कर, लेकिन तब भी यहाँ शैडो फिगर ने उसको चारों तरफ घेर लिया और उसको शैडो फिगर का अटैक लग भी जाता है। फिर वो जो लड़की थी वो कहने लग जाती है, ये जो पूरा का पूरा गांव है उसको मैंने शैडो फॉर्मेशन से घेर दिया, यहाँ पे हर एक इंसान मारा जाए, तो इसी के साथ तुम भी मरने वाले। तो फिर बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे पहले वो लेटर मुझे दे दो वरना तुम्हारा हाल क्या होगा इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये सुनकर वो ओल्डमैन काफी ज्यादा गुस्से में था। वो तुरंत ही अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करते वहाँ से तुरंत ही भाग चुका। ये देखकर वो लड़की कहती, अच्छा तो तुम भाग रहे हो और मैं भी देखती कि तुम्हारी बूढ़ी टांगे कितना भाग लेती, भागो भागो मेरे हाथों में तुम्हें आना ही है। तो फिर उसके बाद यहाँ टेंजो वो जब बाकी लोगों को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिरकार इन लोगों को क्या हुआ, सब के सब लोग मारे गए क्या और कोई यहाँ पे उठ क्यों नहीं रहा। और उसको उसी ओल्डमैन की टेंशन हो रही थी कि उस ओल्डमैन को क्या हुआ और मुझे उनके पास जाना चाहिए कि वो बिल्कुल ठीक भी है या फिर नहीं, ये देखने के लिए। तो वो वहाँ से भाग ओल्डमैन जू के पास आने लग जाता है। ओल्डमैन जू को देखकर उसे पता चलता है शायद उस शैडो कार्ड उनको भी यहाँ पे लग गया था। तो वो कहता है, क्या ओल्डमैन आप तो ठीक है ना? तो ओल्डमैन कहते हैं, तुम्हें शैडो की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, ऐसा कैसे हो सकता? ये तो बड़ी कमाल की बात है। वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसके नीचे एक लेटर छुपाओ, उसको लेके आओ। जान रैंग जैसे वो लेटर लेके आ उसी ओल्डमैन के पास, तो ओल्डमैन जान रैंग से कह रहा होता है, देखो तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, ये लेटर कोई मामूली लेटर नहीं है, तुम्हें इसको लेके जाना और जहाँ मैं बताता हूँ ना तुम्हें वहाँ पे डिलीवर करना। और ये लेटर जाएगा मिस्टर सी जुआन है नाम का एक सेक्ट हो उसके मास्टर के पास, उस मास्टर का नाम है सू, उसको जाकर तुम दे देना और ये तुम्हारी जिम्मेदारी। और अगर तुम ये नहीं कर पाए ना तो तुम्हारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जान रैंग हैरान हो जाता है, ओल्डमैन आप बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहे हैं, तो इससे पहले मैंने आपको इतना सीरियस कभी नहीं देखा, सब ठीक तो है ना? तो ओल्डमैन कह रहा है, ऐसी बातें करने का कोई टाइम नहीं, मैंने जितना कहा है ना तुम सिर्फ उतना काम करो और याद रखना
कि ये लेटर किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं आना चाहिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा और अब मार्शल वर्ल्ड को बचाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी, क्योंकि मार्शल वर्ल्ड की चाबी किसी लेटर के अंदर मौजूद है। तो तुम याद रख, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये लेटर किसी गलत इंसान के हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ वो बाज आने लग जाता है। तो ओल्ड मैन से कहता है जाओ और उस कुएं के अंदर घुस जाओ। इस कुएं के नीचे से एक सीक्रेट रास्ता है गांव से बाहर जाने, तो मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर, मैं बिल्कुल सेफ। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की पहुँच जाती तो जॉन ट्रेंट वहाँ पे छुप जाता है। तो वो लड़की कह रही थी बहुत भाग लिया, तुम्हारे ऊपर तो शैडो फॉर्मेशन अटैक भी लगा था, तब भी तुम इतनी दूर भाग के आ चुके हो, बड़ी कमाल की बात। लेकिन अब और भी ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे और तुम्हारे टेक्निक भी बड़ी कमाल की, तभी तो तुम मास्टर जान चियो टेक्निक सिखाई है। तो ये सुनकर जॉन ट्रेंट जो वो एकदम हैरान रह चुका, उसको तो समझ ही नहीं आता क्या सच में जॉन ट्रेंट जियो की ब्लेड सेक्ट का मास्टर उसके भी मास्टर है। आखिरकार ओल्ड मैन का ब्लेड सेक्ट के साथ कनेक्शन, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो इनको एक मामूली ओल्ड मैन समझता था। और वो जो लड़की थी वो ओल्ड मैन से कहने लग जाती, देखो मुझे जबरदस्त करने पे मत लगा, मुझे वो लेटर मेरे हवाले करो वरना मैं तुम्हें काट के रख। लेकिन ओल्ड मैन कहता है मैं लेटर तुम्हें कभी नहीं दूंगा, ताकि कुछ भी क्यों ना हो। मैंने उस यान जियो को टेक्निक सिखा, लेकिन ये कभी नहीं सिखा कि उसे दूसरों के साथ गद्दारी करनी चाहिए। तो आखिरकार इतना बड़ा गद्दार कैसे हो गया? और घटिया मास्टर की तुम बात मान रही हो और तुम भी एक घटिया इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो यहाँ पर उस लड़की के साथ फाइट करना शुरू कर चुका था, लेकिन शैडो फॉर्मेशन का अटैक उनको लगा था, तो इस वजह से वो यहाँ ज्यादा अटैक नहीं कर पाते उस लड़की के ऊपर। तो वो लड़की कहती अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और जैसे वो यहाँ उस ओल्ड मैन को मारने वाली थी, जॉन ट्रेंट बीच में आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो कहता है वो लेटर मेरे पास, उस ओल्ड मैन को कुछ भी मत करना। वो लड़की कहती अच्छा बिल में छुपा हुआ चूहा बाहर निकल के आ गया, तो मुझे पता ही नहीं था ये लेटर कहाँ, तो चलो लाओ फटाफट से वो लेटर मुझे दे दो। और वो जो लड़की वो ये देखकर हैरान रह जाती है, स्टार फॉर्मेशन का अटैक तो तुम्हें लगा ही नहीं, तो तुम बिल्कुल सही सलामत कैसे हो? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, स्टार फॉर्मेशन के अटैक से बच गए तो तुम ये मत समझो कि तुम सारी चीजों से बच जाओगे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने उस लेटर को मुझे नहीं दिया तो। जॉन ट्रेंट कहता है पहले ओल्ड मैन को साइड करो और उनकी जान बख्श, अभी मैं तुमको लेटर दूंगा। ओल्ड मैन कहता है जॉन ट्रेंट तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो, मैंने लेटर तुम्हें सही सलामत पहुंचाने के लिए कहा था, तो तुम यहाँ पे क्या नाटक कर रहे हो? लेकिन जॉन ट्रेंट सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन तभी वो जो लड़की का बास था वो सीधा उड़ के आता है और जॉन ट्रेंट के हाथ उस लेटर को लेकर मुंह में दबा के उड़ जाता है, ले भाई तेरा लेटर तो गया। देखकर जॉन ट्रेंट काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो सीधा एक पत्थर दे के मारता है उस बाज के ऊपर, जिस वजह से उस बाज के मुंह से वो लेटर गिर जाता है। जिसके बाद जॉन ट्रेंट तुरंत ही उस लेटर को उठा के अपने पास रख लेता है। तो ओल्ड मैन कहता है भागो यहाँ से जॉन ट्रेंट, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसके बाद वो जानबूझकर धक्का मार देते हैं जॉन ट्रेंट उस गुफा के अंदर, ताकि वो यहाँ से भाग जाए। और वो लड़की ऐसा जॉन ट्रेंट के ऊपर अटैक करने वाली थी जिससे उसकी जान चली जाए, लेकिन उसके बीच में ओल्ड मैन आकर जॉन ट्रेंट को बचा लिया। लेकिन वो स्वर्ण उनके आर पार हो चुकी थी, जिस वजह से ऐसा लग रहा था उनकी जान जा सकती है। तो ओल्ड मैन यहाँ पे जॉन ट्रेंट से कह रहे थे जॉन ट्रेंट मेरी बात याद रख, एक महान कल्टिवेटर बनना, एक ऐसा स्वर्ण मैन बनना जो कि पूरी दुनिया हिलाने की ताकत रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम यही करके दिखाओ, तुम मेरा सपना पूरा करो। तो जॉन ट्रेंट काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था, क्योंकि जब पहले बचपन उसके मास्टर उसको छोड़ के चले गए, तभी इसी ओल्ड मैन उसको बचाया और संभाल के इतना बड़ा किया था और उसे बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक भी सिखाई थी। लेकिन आज यहाँ पे ओल्ड मैन भी उसको हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने घोड़ा गाड़ी पे सवार होकर कहाँ से आगे बढ़ रही थी। तभी वहाँ पे कुछ बंदे आते और उसका रास्ता रोकते हुए कहते तुम हो कौन और तुम कहाँ जा रहे हो? ये देखकर वो जो लड़की थी वो अपने पास से एक किताब निकालती है और उसे पढ़ने लग जाती है कि अगर रास्ते कुछ लफंगे अगर रास्ता रोक ले तो उनको कैसे साइड किया जाता है, इस किताब में कुछ लिखा हो। किताब में कुछ पढ़ने के बाद वो कहती अच्छा जरा एटीट्यूड दिखाना इनके सामने, तो ये लोग मेरा रास्ता खाली कर देंगे। तो वो कहने लग जाती तुम लोगों को पता है मैं इस सेट की मास्टर और उस सेट का नाम कैंडल लाइट स्वर्ण सेट और मेरा नाम जियांसु, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे आगे बढ़ने दो। ये देखकर वो बंदे कहने लग जाते अच्छा तो तुम यहाँ पे इतनी कम उम्र में होकर इस सेक्ट की लीडर बन गई, सपना देख रही हो? बताओ मुझे तुम आखिरकार हो कौन? तो वहीं पे जॉन ट्रेंट आ चुका। जब वो दूर यहाँ पे तो उसी लड़की को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता, वाह क्या कमाल की लड़की। तो उस लड़की से ज्यादा उसके
मेरे घोड़े पे थी, तो अगर मुझे यहाँ से भागना है तो मुझे उसी घोड़े की जरूरत पड़ेगी। तो वो घोड़े को चुराने जहाँ पे डिसाइड कर लेता, तो वो लड़की बातें कर रही, तो जब वो बंदे नहीं मानते तो वो अपनी स्वर्ण को बाहर निकाल लेती और उन बंदों से फाइट करने लग गई थी। तुम मेरा रास्ता रोकोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और एक ही बार स्वर्ण से अटैक करते हुए दोनों बंदों की पाट लगा चुकी थी। चलो अगर बातों से काम नहीं बना तो स्वर्ण से काम तो मेरा हो ही गया। इसके बाद जैसे वो अपने घोड़े पे सवार होके जाने वाली थी, तो वो देखती है कि उसका घोड़ा गायब हो गया और वो कहती, अरे मेरा घोड़ा कहाँ गया? तो उसका घोड़ा चुरा कर जानरैन वहाँ से भाग रहा था, लेकिन वो घोड़ा यहाँ जानरैन को यहाँ पे बार बार गिराने की कोशिश कर रहा। निकल में उतर मेरे ऊपर से, तू आखिरकार है कौन? जिसके बाद वो घोड़ा जानरैन को उठाकर जमीन पे पटक देता है। तू बैठेगा मेरे ऊपर, सिर्फ मेरी मालकिन बैठ सकती है। जिस वजह से जानरैन गिर चुका। जैसे ही जानरैन घोड़ा के ऊपर से गिरा तो उसको काफी ज्यादा चोट लग जाता और वो कहता है, अरे यार इस घोड़े ने तो मुझे मार ही डाला। कि तभी वहाँ चुंग सही भी आ जाती है और वो कहने लग जाती है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो यान कहता, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि जंग सुई उसको नहीं अपने घोड़े को कह रही, घोड़े तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ तो हुआ नहीं? तो ये सुनकर जानरैन कहता है, यहाँ पे मेरा सर फटने को आया था, ये तो मेरा ख्याल भी नहीं पूछ और मेरे बारे में पूछ भी नहीं रही कि मैं ठीक हूँ या फिर नहीं हूँ। इसको घोड़े की इतनी फिक्र है। तो जंग सुई उससे कहती, तुम्हारे बारे में मैं पूछ, घोड़ा चोर कहीं, तुमने मेरा घोड़ा चुराने की कोशिश की, तुम्हें बहुत ही मारने वाली हो। तो फिर से वो अपना किताब निकाल के देखने लग जाती है कि अगर कभी कोई चोर मिल जाए तो उसको कैसा सबक सिखाना है। तो ये देखकर जानरैन कहता है, ये किताब, यार तुम सांस भी लेती तो भी इस किताब को पढ़ती, ये कौन सी सांस लेनी है और कहाँ से सांस लेनी है, और अगर तुम किताब पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग सनक जाएगा। जंग सुई कहती, तुम जैसे चोरों से लड़ने के लिए ना मुझे कोई किताब की जरूरत नहीं, मेरी स्वर्ण ही काफी है उसके लिए, अब मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो सीधा आ जाती है जानरैन से फाइट करने के लिए। उसने तो उसका थोड़ा सा बाल भी काट दिया था। ये देखकर जानरैन अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करता है, अरे बचा लो मुझे, आफत तुम मेरे पीछे ही पड़ गई। तो फिर जंग सुई कहती, बताओ मुझे तुम हो कौन और तुम कहाँ आए हो और तुम कहाँ जा रहे हो? तो फिर जानरैन कहता, अरे मैं तो पास के गाँव में रहता, वो मुझे तुम्हारा घोड़ा वारिस दिखाई दिया तो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर बैठ जाऊँ। तो जंग सुई कहती, अच्छा ऐसी बात, और अगर तुम पास के गाँव में रहते हो तो मैं भी इसी गाँव में आ रही थी, मुझे यहाँ पे कुछ काम, तो तुम एक काम कर, मुझे इस गाँव के बारे में अच्छे से बताओ, मुझे यहाँ के जगह के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है और तुम मेरा गाइड बन और तुम मुझे रास्ता दिखाने का काम कर, वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम्हारी हड्डी पतली एक हो जाएगी, और वैसे भी तुम एक चोर हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो जानरैन कहता, नहीं मुझे कुछ और काम, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। तो वो जंग सुई उसे मारते हुए कहती, अच्छा तो तुम मेरे सामने जुबान चला रहा, तुम चोर हो तो इसीलिए तुम मेरी बात सुन के रहोगे, वरना मैं तुम्हें यहीं पर काट डालूंगी। तो जानरैन कहता है, ठीक है मैं समझ गया। जंग सुई उसको मार मार के भगा रही थी और जानरैन उसको इस गाँव में घुमा रहा होता है और कहता है, तुम्हें जहाँ जाना वहाँ चलो। दूसरी तरफ हम उसी कमांडर लड़की को देखते हैं। उस कमांडर के पास उसके कई सारे सिपाही आ गए होते हैं, जो कि कमांडर से कहने लग जाते हैं, जितने भी लोग इस गांव के अंदर मौजूद है ना, उन सभी को पकड़ो, उन सबकी अच्छे से तलाशी लेना कि वो लेटर कहाँ चला गया, और अगर कोई भी इस काम में टांग घुसाने की कोशिश करे ना तो उसको उसी टाइम मार देना, और एक भी इंसान चिंता नहीं बनना चाहिए, और मुझे कैसे भी करके वो लेटर चाहिए, तो चाहे इसके लिए तुम लाश की ढेर क्यों ना लगा दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुनकर वो सिपाही घबरा जाते हैं, इतने सारे लोगों को मारना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसको कमांडर की बात माननी थी। वो लोग यहाँ से जा चुके, जिसके बाद सारे के सारे सिपाही उस गांव में आ रहे थे और जितने भी गांव के मासूम लोग थे उन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर उन लोगों को निशाना बना रहे थे, इसके ऊपर शैडो फॉर्मेशन ने अटैक किया था, क्योंकि वो लोग पहले से ही कमजोर है और उनको मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो लोग कहते, जानरैन को किसी ने देखा, जानरैन का किसी के पास पता है क्या? तो सभी लोग कहते हैं, हम लोग तो तुम लोगों को जानते नहीं, तो तुम हमें क्यों मार रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पर वो जो सिपाही और कमांडर थे वो लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो सबके सब लोग मिलकर गाँव वालों के ऊपर हमला शुरू कर देते और कई सारे लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे। गाँव वाले लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते तो उनकी पावर एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जिस शैडो ने उनके ऊपर अटैक किया था वो शैडो इस तरह का था कि किसी भी इनर पावर परमानेंटली खत्म कर सकता। तो इसी वजह से जो लोग थे अपनी पावर को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते। तो इसी चीज का फायदा उठाते वो जो लोग प्लेट सेक्ट वाले थे उन लोगों ने लाशों का ढेर लगा दिया था और उसके बाद वो पूरे गाँव चप्पा चप्पा छान मारने
लगते। और दूसरी तरफ जो कमांडर लड़की वो यहाँ पे खड़ी होती और उसके सामने कोई दूसरा बंदा भी मौजूद होता है। वो कहता है, कमांडर जो आपका तरीका है चीजों को ढूंढने का वो बड़ा ही ज्यादा खतरनाक। आप तो लाशों का ढेर लगाते जा रहे हैं और अगर इतने सारे लोगों को हम मारते जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। जो सुनकर वो कमांडर कहती, अगर हमें किसी दुश्मन को खत्म करना है ना तो उसे जड़ से खत्म किया जाता है, वरना बाद में हमारे लिए मुसीबत बन के खड़ा हो सकता है। आज हम गाँव वालों को छोड़ देंगे तो बाद में हमारे ऊपर हमला करने नहीं आएंगे, ये हमारे नाक में दम कर देंगे, इसीलिए सभी को मार देना बेहतर है। तो तुम मुझ पे सवाल क्यों उठा रहे? क्या तुम्हारा भी नंबर लगा दूं? इन गाँव वालों के साथ तुम्हारा जिंदगी से मन भर चुका, तुम मरना चाहते हो? तो वो बंदा कहता, अरे नहीं नहीं कमांडर, ऐसी बात नहीं, मैं तो आपका वफादार हूँ ना, आपके लिए मेरी जान हाजिर, मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा, तो मुझे मार कर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर कमांडर कहते, तो फिर ठीक, तुम जितनी औकात में रहोगे तो उतना ही तुम्हें जिंदा बचने के चांसेस रहेंगे, वरना अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वहीं पे जो ब्लड सेक्ट के सोल्जर थे वो पूरे गांव को छान मार लेते हैं, लेकिन उनको कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो कि यान रैंक के बारे में बता और उस लेटर के बारे में जानकारी दे। और दूसरी तरफ यान रैंक जो वो बड़े आराम के साथ आगे बढ़ रहा है और उसके जोंग सुई जो कि उसके पीछे घोड़े पे सवार होके जा रही और वो रास्ता भी चेक कर दी थी, यान रैंक हमें सही रास्ते पे ले जा रहा है ना। लेकिन उसको पता चलता यान रैंक तो मुझे कहीं और ले जा रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा ये मुझे कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है, आस पास कोई नजर ही नहीं आ रहा, ये मुझे फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा ना। तो वो यान रैंक को ढूंढने लग जाती और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसको पता चल यान रैंक तो यहाँ पे, क्योंकि यान रैंक यहाँ पे आया अपने मास्टर की कब्र के पर, जहाँ पर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आया था, क्योंकि यहीं उसके मास्टर को दफन किया और यहीं पर अपनी जो मास्टर वाली स्वर्ण उसको भी छुपा दिया। तो दुनिया की नजरों से वो अपने मास्टर को रिस्पेक्ट पेश करने के लिए आया हुआ था। वो जा रहा है उस लेटर को डिलीवर करने के लिए, तो ये सफर उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। तो उसके मास्टर की दुआ उसके साथ रहेगी, तभी वो सफर कामयाब हो सकता। तो जोंग से यान रैंक से कहती है, तुम बताओ मुझे गाँव ही लेके जा रहे हो ना या फिर कहीं और लेके जा रहे हो? और ये रास्ता मुझे नहीं लगी तुम्हारे गाँव की तरफ जा रहा है। तो यान रैंक कहता है, देखो तुम मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हें गाँव नहीं ले जा रहा, मैं तुम्हें गाँव नहीं ले जा सकता, और वहाँ पे कई सारे दुश्मन जो कि मुझे मारने के लिए लगे हुए, और तुम्हारा मेरे गाँव में जाना अभी के लिए कोई फायदा नहीं। और ऊपर ब्लड सेक्ट वालों ने हमला शुरू कर दिया और वो सभी लोगों को मारे जा रहे हैं, तो अगर तुम वहाँ पे जाओ तो तुम वहाँ पे फंस जाओ, तो इसीलिए बेहतर हो तो तुम मेरे गाँव में जाने का इरादा अपने मन निकाल दो। ये सुनकर जैन सुई कहती, ब्लड से वो लोग हमला कैसे कर सकते, वो लोग तो बहुत ही अच्छे इंसान है। तो ब्लड सेक्ट तो वही है जिसे चांद सेक्ट की जिम्मेदारी मिली थी इस पूरे के जो कि सेक्ट जो अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं उनको संभालने की, वो तो मार्शल वर्ल्ड के डर की तरह है, वो लोग तो बहुत ही अच्छे इंसान है। तो वो लोग तुम्हारे गाँव के ऊपर हमला क्यों करेंगे? देखो तुम मुझे फिर से बातों में फंसाने की कोशिश मत कर, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ कि मैं तुम्हारी बातों में फंस जाऊंगी? तो यान रैंक कहता है, देखो चांद फैंक्स और ब्लेड सेट एक ही है, दोनों सेट तो एक ही, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहे, वो पहले से ज्यादा घटिया हो चुके हैं। तो अगर तुम्हें अभी नहीं मानना मेरी बात तो तुम जाओ गाँव, तुम्हें इसकी सच्चाई पता ही चल जाएगी। तो ये सुनकर जैंग सुई कहती, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। तो यान रैंक कहता है, तो तुम सबक सिखाओगी ना, तो मैं भी यहाँ पे कमाल का स्वॉर्डमैन, मैं भी तुम्हें सबक सिखा दूंगी। तो वो भी यहाँ अपनी स्वॉर्डमैन की टेक्निक को एक्टिवेट करने लग जाता है और बेचारे के पास तो कोई टेक्निक ही नहीं। तो ये देखकर जैंग सुई समझ जाती है और वो रस्सी निकालती है और उसको लटका देती है रैंक, और उससे कहती है, तुम लटके रहो, तुम मेरे सामने नाटक कर रहे, तुम स्वॉर्डमैन टेक्निक दिखाओ, क्या हुआ डर गए ना? तो इतना कहने के बाद वो वहाँ से जा चुकी है और बेचारा यान यहाँ पे रस्सी की मदद से लटक जाता अपने मास्टर के कब्र के पास। वो कई सारी कोशिश कर खुद को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा, हाथ तो जाता उसका लेकिन वो रस्सी खोल नहीं पाता। तो ऐसे करते करते शाम हो चुकी है, शाम तक वो लटका रहता, जिसके बाद होटल का सीन देखते जहाँ पे एक बंदा आया हुआ था और एक लड़की के साथ बैठ शराब पी रहा होता है और उसके सामने एक पेंटर बैठा हुआ जो कि उसका स्केच बना रहा। असल में पेंटर नहीं है बल्कि इसका नाम है सिया और यह एक बंटी हंटर, यानी अगर किसी को मरवाना है तो पैसे देने पड़ेंगे इस बंदे को, वो पैसे के बदले में किसी की भी जान ले सकता है। तो वही यहाँ पे पेंटर बन के आया हुआ था ताकि जिसकी वो पेंटिंग बना रहा
मारा ना उसी बंदे को मार सकते, तो इसके बदले में 300 सोने के सिक्के देने का इनाम मिला है, तो इसी के लिए वो यहाँ पे आया हुआ। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो वो सीधा आ चुका था सियाओ के साथ लड़ने के लिए, लेकिन सियाओ यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है और सीधा का सीधा उस बंदे की तरफ भाला लेकर उसके आर पार ही घुसा देता है, जिस वजह से वो जो बंदा था वो मौत के घाट उतर चुका था। तो इस तरह से सियाओ ने अपना टारगेट पूरा किया, तो अब उसका इनाम मिल जाएगा। और दूसरी तरफ यान लिन था वो उल्टा लटका हुआ था, वो कहने लग जाता है कोई तो है यहाँ पर, कोई आकर मुझे बचा लो, अरे कोई आ तो जाओ, यहाँ पर कोई भटकता क्यों नहीं, शराबी आ जाओ और मुझे यहाँ से छुड़ाओ। और उसने अपने मास्टर से वादा किया था कि वो आगे चल मैं एक महान स्वॉर्डमैन बनूंगा और मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा और सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। लेकिन अब देखो मैं यहाँ पे उल्टा ही रस्सी से लटका हुआ और मेरी मौत मेरे सर पे नाच रही है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तभी उसको याद आता अरे हाँ मेरे जेब एक डैगर मौजूद और मेरा दिमाग अभी तक कहाँ लगा हुआ था, मैं अभी वो डैगर निकाल इस रस्सी को काटता। रस्सी काटने के बाद वहाँ से आजाद हो चुका था। वो कहता है क्या लगता है ना उस चंग सुई के साथ रहते रहते मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और अपने जेब डैगर लेकर अपने आप को छुड़ा नहीं पाया और मैं सांप तक लटका रहा। मुझ जैसे हैंडसम बंदे को कैसे कोई कैद कर सकता है, बड़ी आई जिया उसे मुझे कैद करने वाला लिया ना मैंने खुद को खुद से आजाद। जैसे वो वहाँ से जा रहा था उसके पास ब्लड सेक्ट के कुछ बंदे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद यान रैन से कहने लग जाते हैं यान रैन तुम तो हमें यहीं पे मिल गए। तो यान रैन कहता है तुम घटिया लोग फिर से यहाँ पर आ गए, अपनी मौत के पास आए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो वो जो बंदे आए थे उनमें से एक बंदा होता है जैन नाम का, जो कि कहने लग जाता है देखो मैं ब्लड सेक्ट से तो आया हूँ लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हें जान से मारने नहीं आया बल्कि मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ, मैं तुम्हें अपने सेक्ट में ले जाना चाहता, मैं तुम्हें अपने मास्टर से मिलवाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि वो डैडो का फॉर्मेशन लगा था उसकी मदद से जिसके ऊपर ये अटैक हुआ था सबकी हालत खराब हो गई, चाहे कोई कितना भी अच्छा कल्टिवेटर क्यों ना हो, सिवाय तुम्हारे तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम तो बिल्कुल सही सलामत हो। तो इसी बारे में जानकारी निकालना मेरे मास्टर चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, तो मेरे मास्टर तुमसे मिलेंगे, उसके बाद तुम फिक्र मत करना, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से लाकर यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो ये सुन यान रैन कहता है अच्छा तूने मुझे कामाकल का बंदा समझ के रखा है, तूने मुझे कम समझा कि मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी चला जाऊंगा और तुम मुझे रिटर्न यहाँ पर लाकर छोड़ दोगे, तुम वहाँ पर ले जाकर मुझे मार दोगे, तो तुम फटाफट यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। तो यान रैन को भी पता लग गया अगर वो इतने सारे लोगों के साथ एक साथ लड़ाई करेगा तो पक्का वो हार जाएगा, क्योंकि अभी उसके पास कोई खास टेक्निक नहीं है, पर फिर भी वो लोगों से इतने एटीट्यूड तरीके से बात किया करता था। और दूसरी तरफ हम उसी कमांडर को देखते, वो जो दूसरा बंदा था वो कमांडर से कहने लग जाता है आपको नहीं लगता वो जो जैंक है ना वो बहुत ही साफ दिल का बंदा है, अगर उसके हाथ में यान रंग लग गया ना तो हो सकता है कि यान रंग को ऐसे ही छोड़ दे, और अगर उसने ऐसा किया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो कमांडर कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यान रंग कैसे भी कहीं घूमता है तो ना तो उसे डरने की और ना ही उसकी जान लेने की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी जान ले लेंगे। हमारे पास एक सॉलिड आइडिया है, हमने यहाँ पर इस गाँव के अंदर इतने लोगों को मारा है तो ये किसी को जिम्मेदारी उठानी है ना कि किसने इतने लोगों को मारा। तो वो यहाँ पर एक नकली पोस्टर बनवा देती है यान रंग के नाम का, कि यान रंग की था गांव में इतने लोगों की जान ली, उसने अचानक से पागल हो लोगों को मार दी, तो जिसके भी हाथ में यान रंग लगे वो उसको मार दे, वो उसके बदले में उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, वाह क्या बात है कमांडर, आपके जैसा दिमाग लगाने वाला बंदा कोई होगा ही नहीं, आपने क्या दिमाग लगाया। तो इस तरह से यान रंग तो बच ही नहीं सकता। तो दूसरी तरफ उसी सियाओ को देखते वो जब आराम से होटल के अंदर बैठा तो उसके पास एक और लड़की आती जिसको यहाँ पर खबर मिली थी उसी यान रैंक के बारे में, क्योंकि यान रैंक का पोस्टर वांटेड मिला था ना, जो उसको मारेगा उसको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो यही खबर लेकर वो सियाओ के पास आई थी। वो कहती सियाओ तुम्हें पता है एक बहुत ही कमाल की जानकारी मेरे हाथ लगी है, रेड सेक्ट वालों ने एक वांटेड का पोस्टर जारी किया है, जो भी उस बंदे को पकड़ता है ना उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर खाली बैठने से अच्छा है कि हम उस बंदे को पकड़ ले। ये सुनकर सियाओ कहता है अरे वाह ये तो कितनी अच्छी बात है, हाँ मैं जाऊँगा ना उस बंदे
को पकड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले तुम्हारे साथ कुछ प्यार भरा मैं तो गुजार लूं। मेरी जान कहाँ जा रही हो? वो उस लड़की के साथ यहाँ पे मस्ती मजाक करना शुरू कर दिया। तो वो लड़की उससे कहती, जरा संभल कर, ये जो काम है ना बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। वो बंदा जो वांटेड बना हुआ है वो कोई मामूली बंदा नहीं हो, तो उससे संभल के रहना। तो इधर जंग सुई जो जब वो आगे बढ़ रही थी तो उसे कई सारे रेड सेक्ट के बंदे घेर चुके थे। वो उसको यहाँ पे रोक रहे हो। तो जंग सुई कहती, मैंने सुना ये गाँव तो बहुत ही अच्छा, जो यहाँ पे आता है वो यहाँ पे आके रह सकता है, तो आखिर तुम मुझे गाँव के अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसा तो नहीं? तो जान रैन कह रहा कि ब्लेड सेक्ट वाले घटिया हो चुके हैं, अब इन लोगों को मासूम लोगों के ऊपर तरस नहीं आता। क्या वो बात सच थी? मैंने उसके ऊपर भरोसा ना कर बहुत ही गलत किया क्या? तो ब्लेड सेक्ट के जो बंदे थे वो उससे कहने लग जाते, क्या माल हो यार, मैं सच में बता रहा हूँ, मेरे मुंह में पानी आ गया। एक बार मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खुद ही ले जाऊंगा इस गाँव के अंदर। कमाल का है ना मेरा, आओगी ना मेरे पास? तो ये सुनकर जियांग सुई काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा अपनी शॉट लेती और सीधा उस बंदे का सर धड़ से अलग कर देती। हाँ बिल्कुल, मैं समझ चुकी हूँ, रंग सही कह रहा, ये ब्लेड सेक्ट वाले एकदम ही घटिया हो चुके हैं। मार्शल वर्ल्ड की जिम्मेदारी इन ब्लेड सेक्ट वालों को दी गई थी, लेकिन ये लोग यहाँ इस जिम्मेदारी का फायदा उठा रहे हैं ताकि हर छोटे सेक्ट के ऊपर कब्जा करके यहाँ के वो लीडर बन जाए। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी ब्लेड सेक्ट से बंदे आए थे उनके साथ फाइट करने लग जाती है और बहुत बढ़िया तरीके उन सभी के साथ फाइट कर रही थी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़ के एक अटैक उन बदमाशों के ऊपर कर, जिस वजह से सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना चाहते हैं। इसके बाद जाओ सी जो थी वो घोड़े पे सवार होकर जान रैंक को ढूंढने के लिए निकल जाती है कि आखिरकार वो कहाँ होगा। मैंने तो उसे गलत समझ उसे उल्टा लटका कर छोड़ दिया, मुझे उसके पास जाना चाहिए, क्या पता वो किसी मुसीबत में पड़ गया हो। तो वहीं पे जान रैंक जो उसको सारे के सारे लोग घेर चुके थे। तो जान रैंक उससे कहता है, एक एक को काट डालूंगा, कोई भी यहाँ से मुझे नहीं ले जा सकता। सीधा यहाँ पर ब्लेड सेक्ट वालों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सारे बंदे थे जो सभी जान रैंक को मार मार उसको उठाकर पटक देते। जहाँ तक जान रैंक के पास जो छोटा सा ट्रैगर था वो भी टूट जाता है, उसके पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं बची थी। तो इतने सारे उससे फाइट कर रहे थे। तो जान रैंक कहता है, मास्टर मुझे माफ कर दे, लेकिन अब मुझे मजबूरी में आपके उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना ये लोग यहाँ मेरी जान ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई स्वॉर्ड नहीं है। मैं जानता कि आपने उस स्वॉर्ड जिंदगी भर अपने पास संभाल के रखा और कभी भी उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, और आपका ये डिसाब इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना चाहता है, मुझे आज्ञा दीजिए। जिसके बाद वो उसी स्वॉर्ड जमीन से खोदकर बाहर निकाल लेता है, जिस स्वॉर्ड को उसने यहाँ पर छुपा दिया था। और जैसे वो उस स्वॉर्ड को हाथ लगाता है, इस स्वॉर्ड के अंदर से पावर बाहर निकल रही थी और उस स्वॉर्ड के अंदर से इतनी भयंकर पावर निकलती है कि मानो यहाँ पर स्वॉर्ड यहाँ जान रैंक को पोजेस कर रही हो, क्योंकि ये स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं, असल में ये स्वॉर्ड उसी स्वॉर्ड मास्टर जिसने पहले पूरे मार्शल वर्ल्ड को बचाया, ओयन कल्ट के साथ फाइट करते सारे के सारे बुराइयों का खात्मा करते, तो उसी की स्वॉर्ड यहाँ पर जान रैंक को मिली थी। जैसे ही जान रैंक स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है, जहाँ पर उसी स्वॉर्ड मास्टर की सोल आ जाती है, क्योंकि जान रैंक के पीछे खड़ी हो चुकी थी। क्या कमाल का सीन लग रहा था। पर जहाँ जान रैंक उसी स्वॉर्ड मास्टर की पावर को यूज कर पा रहा था और वो पूरा पोजेस हो चुका। स्वॉर्ड मास्टर की पावर, उसकी स्वॉर्ड इतनी खतरनाक और उसकी पावर इतनी खतरनाक थी कि यहाँ की पूरी जगह पे भूकंप आ जाता है। वो जैसे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड चलाता है, ये एक ही बार के अंदर जितने भी बंदे यहाँ पर खड़े थे वो सब के सब मारे जाते। सिर्फ एक ही अटैक के अंदर उसने लाशों का ढेर लगा दिया था। इतने ब्रूटल तरीके से उसने सबको मारा था, बिल्कुल इसी स्वॉर्ड मास्टर की तरह। इसके बारे में हमने एकदम शुरुआत में सुना था। ये सब देख जैंग वो दूर खड़ा हुआ देख कर दंग रह जाता है। वाह क्या बात है, क्या हो रहा है। मैंने तो जान रैंक को काफी कमजोर समझा, लेकिन ये तो बिल्कुल खतरनाक टीम निकली। जान रैंक कहता है, तुम सब मरो, एक एक को काट डालूं। तो इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।